अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट किया है, तो अब हम देखते हैं कोई टॉपिक हमें मिस तो नहीं हो गया। देखो बेसिक्स हमने पढ़ा, यहाँ एडवांटेजेस वगैरह देखा, हर एक टर्म हमने पढ़ी, एवरीडे टीडीडी पढ़ा, अपलिंक पढ़ा, जीएसएम पढ़ा, 3G पढ़ा और लिंक बजट भी पढ़ा। और ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यूनिट नंबर 2 में नॉइज़ फिगर भी पढ़ा, इंटरफेरेंस भी पढ़ा, नॉइज़ लिमिटेड इंटरफेरेंस लिमिटेड इंटरफेरेंस भी पढ़ा, सेलुलर ज्योमेट्री भी पढ़ा, कोचनल इंटरफेरेंस रेशियो भी पढ़ा, इंप्रूविंग कैपेसिटी भी पढ़ा। अरलैंग के न्यूमेरिकल ये हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। हैंड ऑफ भी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये भी आप लोगों का असाइनमेंट है। और बेसिक आइडिया ऑफ मल्टीपाथ, जहाँ पे हमने फेडिंग और शैडोइंग पढ़ा। ठीक है, तो हमारे पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। अब यूनिट नंबर 3 में हम लोग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हमें DSSS, FHSS एंड PN सीक्वेंस पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन में। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन में क्या होता है, देयर आर सम एप्लीकेशंस वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर अ सिस्टम टू रेजिस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेज एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर अनअथॉरिटाइज्ड यूज़र टू रिसीव द मैसेज। तो ये क्या बोलता है कि कोई एप्लीकेशन या कोई सिस्टम ऐसा हमारे पास होता है जिसमें हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेज बिल्कुल ना के बराबर हो, और अगर कोई हमारे पास अनअथॉरिटाइज्ड यूज़र है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन। जो ये सिक्योर कम्युनिकेशन है ये पॉसिबल होती है सिर्फ अगर हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक को यूज़ करें। तो अगर हमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक को यूज़ किया तो हम तभी जाके कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम का प्राइमरी एप्लीकेशन है वो है इंटरफेरेंसेस को अवॉइड करना और जैमिंग को अवॉइड करना। ठीक है, तो देखो इस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इन स्प्रेड स्पेक्ट्रम द ट्रांसमिटेड डेटा सीक्वेंस ऑक्यूपाइज मच मोर बैंडविड्थ देन द मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ। तो इसमें हमारी जो सिस्टम की बैंडविड्थ है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वी आर इंक्रीजिंग स्प्रेडिंग द बैंड, इसमें हम बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज मतलब हम बैंडविड्थ को स्प्रेड कर रहे हैं एट ट्रांसमिट, जो हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं ना वहाँ पे हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम से बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और फिर जब वो ये सिग्नल रिसीवर पे पहुंचती है हमें उसको सेम अमाउंट से डिस्प्रेड करना है, मतलब डिक्रीज़ करना है, ताकि हमें अपनी ओरिजिनल सिग्नल वापस मिले। और जो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है ये स्पेशल कोड से होती है जिनको बोलते हैं PN कोड्स। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास एक सिग्नल है जो ये एक नैरो बैंड सिग्नल है, ये एक नैरो बैंड सिग्नल है यहाँ, तो इसकी बैंडविड्थ है ये, तो ये हो गई इसकी बैंडविड्थ। ठीक है, स्टार्ट में इतनी थी जब हम ट्रांसमिट कर रहे थे, मगर अब हम चाहते हैं कि बैंडविड्थ बढ़े, तो हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम से इसको पास कराते हैं। उस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम में हम कुछ स्पेशल कोड्स लिखते हैं, वो कोड्स होते हैं PN कोड्स। तो वो PN कोड जैसे ही पास हो जाएगा तो हमारी जो नैरो बैंड सिग्नल है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वाइड बैंड। पहले बैंड जो है ना, अब देखो अब बैंड बड़ा हो गया, या भी वाइड बैंड सिग्नल बन गई। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन की। वाइड बैंड सिग्नल्स आर नॉइज लाइक सिग्नल्स एंड हैंस डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फॉर अनऑथराइज्ड यूज़र। जो ये वाइड बैंड सिग्नल्स होती है ना ये नॉइज लाइक सिग्नल्स होती है। नॉइज़ कैसी होती है, रैंडम सिग्नल होती है, तो ये वाइड बैंड सिग्नल एक नॉइज़ की तरह काम करने वाली सिग्नल बनती है। तो फिर जो अनऑथराइज्ड यूज़र है ना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इसको एक्सेस करना। ये मल्टीपाथ को एलिमिनेट करती है। इट ट्रांसमिट्स डेटा मोर, ये डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट करती है बाय यूजिंग स्पेशल कोड्स PN कोड्स। तो इट अवॉइड्स जैमिंग, ये जैमिंग को अवॉइड। डिसएडवांटेज क्या है, हमें अब बैंडविड्थ हाई ज़रूरत पड़ती है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जो ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन है ये मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, CDMA में यूज़ होती है, WLANs में और GPS में यूज़ होती है। जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम है ये 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSSS, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम FHSS। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो हम चैनल एनकोडर में देते हैं। यहाँ पे चैनल एनकोडर क्या करता है, इसमें कुछ रिडंडेंट बिट्स को ऐड करेगा। ठीक है, रिडंडेंट बिट्स लिखता हूँ RB। ये चैनल एनकोडर का काम है रिडंडेंट बिट्स को ऐड करना। देखो द चैनल एनकोडर एड्स additional bits to the information sequence. Due to these extra redundant bits, it is possible to detect and correct errors. अगर कुछ एरर होगा ना ये डिटेक्ट और करेक्ट करता है इन एरर्स को। फिर जाता है ये मॉड्यूलेटर में। मॉड्यूलेटर हमारा होता है DSSS FHSS। 2 तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं ना, एक होता है ये, एक होता है ये। तो अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और इन पे हम क्या करते हैं यूजिंग स्पेशल कोड्स, जो PN कोड्स होते हैं PN सीक्वेंस उसको देते हैं, फिर डेटा को भेजते हैं चैनल में। तो यहाँ पे जो हमारी सिग्नल होती है ना वो होती है नैरो बैंड, जो यहाँ पे सिग्नल बन गई ना वो होती है वाइड बैंड।
अब वो गई चैनल में, तो ये हिस्सा जो ना, मैं यहाँ इतना हिस्सा ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर ने क्या किया, वाइड बैंड सिग्नल बनाई। अब यही वाइड बैंड सिग्नल गई चैनल में, चैनल ने क्या, ये वाइड बैंड सिग्नल पहुंची यहाँ। अब रिसीवर को क्या चाहिए, रिसीवर को पुरानी सिग्नल वापस चाहिए, तो यहाँ पे हम डीमॉड्यूलेटर लगाते हैं। तो जो ये बड़ी सिग्नल थी इसको वापस छोटी करता है यूजिंग फिर से PN कोड्स। फिर जाता है चैनल डिकोडर में। चैनल डिकोडर में क्या होता है, चैनल डिकोडर में हम अगर कोई एरर आया होगा उसको करेक्ट कर सकते हैं, फिर हम मिलता है आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है। फिर एक टर्म होती है यहाँ प्रोसेसिंग गेन। प्रोसेसिंग गेन होती है जो हमने पीजी होता है जो स्प्रेडेड, हमने बैंडविड्थ को स्प्रेड किया ना, तो जो स्प्रेड की होगी बैंडविड्थ स्प्रेडेड डिवाइड बाय जो ओरिजिनल बैंडविड्थ थी अनस्प्रेडेड, बैंडविड्थ अनस्प्रेडेड, इसको प्रोसेसिंग गेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन। तो अब इसके दो टाइप है, डायरेक्ट सीक्वेंस और FHSS फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। तो ये दो पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना है सीरो नॉइज़ सीक्वेंस। ठीक है, तो मैं सीरो नॉइज़ सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो में हम उसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सीरो नॉइज़ क्या होता है, अ सीरो नॉइज़ सीक्वेंस इज़ अ पीरियोडिक बाइनरी सीक्वेंस विद नॉइज़ लाइक वेव फॉर्म। ये एक ऐसी सीक्वेंस है, पीरियोडिक सीक्वेंस होती है जिसकी वेव फॉर्म जो है वो नॉइज़ लाइक है। इट इज़ जनरेटेड बाय अ मीन्स ऑफ फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर ऑफ ऑर्डर एन एंड ड्रिवन बाय अ सिंगल क्लॉक। तो इनमें हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसमें हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं ड्रिवन बाय सेम क्लॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ अ PN सीक्वेंस। तो द जनरेशन पार्ट कंसिस्ट ऑफ n फ्लिप फ्लॉप्स। इसमें हमारे पास n फ्लिप फ्लॉप्स है विच आर ड्रिवन बाय द सेम क्लॉक। फिर एक फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट होता है जो हमने नीचे फिगर में दिखाया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये अब डिटेल में यहाँ पे पढ़ाता हूँ। देखो क्या होता है, तो हमारे पास होते हैं n फ्लिप फ्लॉप्स। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ n। तो ये फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट है इससे, ये फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट है इससे, और यहाँ पे बहुत सारे और फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, फिर ये ऐसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, जो ये है ये इनपुट है, जो ये है ये आउटपुट, ये इनपुट। ठीक है, अब इनको सेम क्लॉक से ड्राइव किया है इन फ्लिप फ्लॉप्स को। तो ये ब्लू से जो मैंने बनाया ये क्लॉक सिग्नल है और ये सेम है सबके लिए। ठीक है, समझ गए इतना। अब इसमें हम लोग लेते हैं फीडबैक। तो देखो यहाँ पे होता है हमारे पास एक फीडबैक नेटवर्क, तो इस फीडबैक में हम फीडबैक किसी से भी ले सकते हैं, हम इससे भी ले सकते हैं, इस वाली जगह से भी, इस वाली जगह से भी, और इस वाली जगह से भी, और आउटपुट से भी। तो फीडबैक कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, और जो फीडबैक का आउटपुट होता है ना, ये इनपुट के साथ यहाँ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर ये हमारा फ्लिप फ्लॉप S0, S1, S2, तो ये है SN, तो हमारे पास n फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है, जो ये फीडबैक ब्लॉक होता है, फीडबैक ब्लॉक हमारे पास एक एक्सॉर गेट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा X1, X2, X3, X4 है। तो फॉर एग्जांपल फीडबैक मेरे पास दो पाथ से है, 2 से नहीं आ रहा है, 3 से भी नहीं आ रहा है। तो फीडबैक किससे आ रहा है, यहाँ आ रहा है X1, यहाँ आ रहा है X4। तो जो ये फीडबैक होगा ना यहाँ, ये X1 XOR X4 करेगा, और जो रिज़ल्ट आएगा ना वो इसमें जाएगा, फिर वो वैल्यू बनेगा अगला X1 का। ठीक है, तो ये करता है XOR ऑपरेशन को परफॉर्म। तो अब सबसे पहला पॉइंट है नोट, पहला जो याद यहाँ पे रखना है, फॉर यहाँ n की जगह m लिखते हैं। ठीक है, m नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि या n ही लिखो एक ही बात है, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फॉर n फ्लिप, मैंने नोटबुक पे m लिखा था इसीलिए बोल रहा था, m फॉर n फ्लिप फ्लॉप्स दे लेंथ ऑफ PN सीक्वेंस इज़, जो लेंथ होगी PN कोड की, ये कोड बनता है हमें बाइनरी कोड। ठीक है, वो होगी 2 की पावर n -1। ठीक है,
एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 4 फ्लिप फ्लॉप है तो ये क्या बनेगा, 2⁴ माइनस 1 विच इज़ 2⁴ इज 16 माइनस 1 विच इज़ 15। तो मेरे पास जो बाइनरी कोड बनेगा ना वो उसमें 15 ये होंगे वंस एंड ज़ीरोज़। तो एज फॉर एग्जांपल 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1, तो ये जितने भी आएंगे ये टोटल आने चाहिए 15। ठीक है, तो इसका यही मतलब हो गया। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जो फीडबैक ऑपरेशन है वो एक एक्सॉर ऑपरेशन को डिनोट करता है। एक्सॉर ऑपरेशन को हम मॉड्यूलो ऑपरेशन भी बोलते हैं। अब जो पीएन सीक्वेंस है इसको, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिपीटिंग प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, रिपीटिंग नहीं, इसको बोलते हैं बैलेंस प्रॉपर्टी। यही मैं चेक कर रहा था, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ये मेरे नोट्स पे गलत तो इसको बैलेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारा पी एन सीक्वेंस है ना, से फॉर एग्जांपल 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 0 हो गई, 15 आ गए। तो जो ये मेरा कोड बनता है मुझे इसमें कैलकुलेट करने होते हैं, ये मैंने ऐसे रैंडम कुछ भी लिखा, ये गलत भी हो सकता है। तो मुझे इसमें कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट नंबर ऑफ़ वंस। तो मैं करूँगा वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वंस है। फिर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आए। ठीक है, फिर मुझे देखना होता है बड़ा कौन सा है, बड़ा। फिर प्रॉपर्टी बोलती है, ये प्रॉपर्टी है जो मैं लिख रहा हूँ, द नंबर ऑफ़ वंस शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बाय 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ़ वंस है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरो से हमेशा बड़े होने चाहिए और बड़ा होना चाहिए बाय मार्जिन ऑफ 1 ऑनली। ठीक है, तो ये मैंने रैंडम कोड लिखा था ना अभी, तो ये इसीलिए गलत, इस पर नंबर ऑफ़ वंस आए 9, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आए 6, तो हमारे पास 3 1 एक्स्ट्रा है ना, ये 9 है, ये 6 है, तो 3 1 एक्स्ट्रा है। हमें 1 जो होना चाहिए वो एक ही एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि हमारा ये पी एन सीक्वेंस जो बना ये वैलिड है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आना चाहिए, अगर हमारे पास 15 है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वंस 8 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो 7 आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ़ वंस इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बाई 1। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लॉन्ग रन प्रॉपर्टी। लॉन्ग रन प्रॉपर्टी, तो लॉन्ग रन प्रॉपर्टी बोलती है कि देख, मैं जैसे यहाँ पे मुझे एक नोटबुक पे पी एन सीक्वेंस एक जनरेट हुआ है, मैं वो लिखता हूँ वैलिड वाला 0 1 0 1 1 0 0 1 3 0 4 1। देखो रन लेंथ प्रॉपर्टी क्या होती है, रन लेंथ प्रॉपर्टी होती है कि एक नंबर, बाइनरी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे हो रहा है एक ही बार, और कंसेक्यूटिवली रिपीट कितनी बार हो रहा है, तो लिखा नीचे इसको 1। ये 1 भी एक ही बार हो रहा है, लिखा इसको नीचे एक बार रिपीट हो रहा है। तो ये 0 भी एक ही बार हो रहा है, तो लिखा ये जो 1 आया ये 2 बार है। तो ऐसे हम ये लॉन्ग रन कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक नंबर कितनी बार रन कर रहा है। ये 0 2 बार रन कर रहा है, ये 1 एक ही बार रन कर रहा है, ये 0 3 बार रन कर रहा है, ये 1 4 बार रन कर रहा है। ठीक है, तो देखो आप लॉन्ग रन प्रॉपर्टी बोलती है कि देखो यहाँ पे आप लॉन्ग रन ऑफ 1 कि 1 कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लॉन्ग रन ऑफ 1 वाई 4। ठीक है, फिर
दो कितनी बार आया, एक दो, दो ही बार आया, तो लिखेंगे नंबर, एक सेकेंड, नंबर ऑफ लॉन्ग रन ऑफ टू, वो कितने हैं, एक और दो, वो दो ही है। फिर तीन है एक ही बार, नंबर ऑफ लॉन्ग रन ऑफ थ्री, वो एक ही है। नंबर ऑफ लॉन्ग रन ऑफ फोर, वो भी एक ही है। ठीक है, तो अब हमें फार्मूला है, जो हम फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे ना, उसका आंसर आना चाहिए 4। तो देखो फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिखूँगा फार्मूला इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू टोटल रन्स। तो सबसे पहले हम टोटल रन्स कैलकुलेट करेंगे। देखो टोटल रन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल रन्स है 8। तो जो भी मेरी फार्मूला आएगी वो आएगी 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n इंटू 8। ठीक है, ये फार्मूला बनेगी। तो देखो यहाँ पे n है, अब जो ये n है ना, ये नंबर ऑफ लॉन्ग रन्स है। लॉन्ग रन हम किसका ले रहे हैं, ठीक है, ये वो है। देखो यहाँ पे n है 1, यहाँ n है 2, यहाँ n है 3, यहाँ n है 4। ठीक है, तो करो 2 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, 2 की पावर 1 इंटू 8, ये बने 2 1 था 2 4 था, तो आया आंसर 4, और वही 4 आना चाहिए था। फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 8, 2 की पावर 2 हो गया 4। ठीक, 4 1 जार 4 2 जार हो गया 8, तो ये भी आया 2, ये भी था 2। फिर 1 डिवाइडेड 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 8, 8 से 8 गया आया 1, तो ये 1 आना चाहिए था। अब 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 हो गया 16 इंटू 8। क्या हम ये वाला वैल्यू ले सकते हैं, बोलो? तो ये तो इनवैलिड आएगा ना, ये आएगा 8 1 जार 8, ये 1/2 आएगा। तो क्या मगर हमें ये वाला वैल्यू लेना है कि नहीं, वो बोलो? ये हमें कंसिडर नहीं करना है प्रॉपर्टी के लिए। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ है 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 विच इज़ 16, मगर 16 क्या है, 16 हमारी लेंथ से ज़्यादा है। हमारी लेंथ पी की तो 15 ही थी, तो यहाँ 16 आया। तो ये वाला केस हमें प्रॉपर्टी कंसिडर करने के टाइम नहीं लेना है। तो हमें ये 3 सेटिस्फाई हो गए, मीन्स प्रॉपर्टी हैज़ बीन सेटिस्फाइड। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी। ऑटो रिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी बोलती है, अगर हमारे पास आर पी ऑफ के बराबर, जो आर पी ऑफ के होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई एन, समेशन एन इज इक्वल टू 1 से एन सी एन इंटू सी एन माइनस के। जो सी एन है ये हमारी पी एन सीक्वेंस है, ये है पी एन सीक्वेंस शिफ्टेड बाय के। ठीक है, तो अगर इफ़ जो ये आर पी ऑफ के है, या तो ये इसका वैल्यू 1 आ सकता है, या तो इसका वैल्यू -1/n आ सकता है। अगर इसका वैल्यू 1 आया ना, इसका मतलब जो k है वो ln के बराबर है। इसका मतलब अगर k है वो ln के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है ln के बराबर है कि अगर k का वैल्यू 15 है, ln का मतलब वो हो गया जो लेंथ है पूरी सीक्वेंस की। तो हमारी लेंथ क्या है 15, अगर k का वैल्यू 15 है तो आंसर आएगा 1। अगर k का वैल्यू लेस देन 15 है या 15 के बगैर कुछ भी है, तो वैल्यू आना चाहिए k इज़ नॉट इक्वल टू 15। तो इसका मतलब वही हो गया। ठीक है, अगर k टोटल लेंथ के बराबर है तो आंसर 1 आएगा। अगर k टोटल लेंथ के बराबर नहीं है तो आंसर -1/n आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ पी एन सीक्वेंस। तो अब इसके बाद हमें एक क्वेश्चन करना है इस पर, जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।